नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया था। और इसके पहले देखिए जो भी सब्जेक्ट्स हमने आपके कंप्लीट कराए हुए हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी, उसके बाद हमने केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी जो पोर्शन है हमने पूरा कंप्लीट कवर करा दिया है आपके। और इनका अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे सब्जेक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग इन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ भी हमने जो है प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपको इंडियन पॉलिटी का भी प्रोवाइड कर देंगे जब इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा तो। और इसके अलावा जो भी और भी सब्जेक्ट्स आपके रिमेनिंग है तो वो भी हम आपका जल्दी आपका जो है फिनिश करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके क्या क्या खासियत है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पॉइंट वाइज इसको देखते चलेंगे एक एक करके, और जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और आप लोग जो है यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये तो आपको तो जैसे आपको माइंड में रखना ही है, साथ साथ में जो भी हम आपको यहाँ पे बताते चलेंगे आप लोग उसको ध्यान से सुनना, जिससे कि आपका जो है आप क्लियरिटी आपको हो जाए सब्जेक्ट के ऊपर से। इसमें क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जैसे कि आपसे और भी एडिशनल टाइप से पूछ सकते हैं, तो आपको जो है हमारे जो भी हम आपको बताएंगे उस पर आपको ध्यान से सुनना होगा। तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन इसके किसी भी टाइप से आपसे पूछेंगे तो आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो जो साइलेंट फीचर्स है इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बनाया गया हुआ है, तो उसमें आपका है सबसे पहला देखिए 3 टियर गवर्नमेंट है। तो जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये हमें देता है कि हम यहाँ पे जो है अपने देश में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो जिसमें कि पहला टाइप ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे कि आप नोटिस भी किए होंगे कि एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है केंद्र सरकार, जो कि जो भी यूनियन सब्जेक्ट के अंदर में आते हैं तो उन सभी चीज़ों पे जो है ये अपना कानून बनाते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि ये रिस्पेक्टिव स्टेट में जो भी स्टेट्स है तो वहाँ पे अपना अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाते हैं। यही सारे जितने भी थे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। तो जो भी स्टेट लिस्ट में जो भी मेंशन किए गए हैं वो सारे जो पोर्शंस है तो उसके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में होती है। और एक तीसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपका वो पंचायती राज गवर्नमेंट है, जो कि ये विलेज में और जो ऑपरेट करते हैं ये। तो ये जो है 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है जो हमारे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है रन करती है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा फीचर्स है लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए लेंथीएस्ट कहने का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंदी है और बल्कि है। बल्कि इन द सेंस कि और लेंथी इन द सेंस के मतलब है कि इसमें जो है बहुत सारे कंट्री से सेवरल जो है आइडियाज़ लिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हुए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया। इसके अलावे जो और भी है बहुत सारे चीज़ जिसमें कि बहुत ही डिटेल मैनर में ये सारे चीज़ लिखे गए हुए हैं। और आप जानते हैं कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया हुआ है तो इसको बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ के वहाँ जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस का हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हो गया, तो उन सभी का मिला जुला के बहुत सारी चीज़ों से फॉर्मेशन की गई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली जब क्रिएट किया गया था तो उस समय जो आर्टिकल्स थे तो वो लगभग 396 आर्टिकल्स के करीब थे और 8 शेड्यूल्स थे, और इसके अलावा 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज अगर करंट का सिचुएशन में आप देखिएगा तो इसमें जो है 440 या 450 से भी अधिक जो है आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा अभी करंट की बात करें तो 12 शेड्यूल्स है और उसके साथ साथ में 25 पार्ट्स है इसके। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, एक तरीके से एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और ये दुनिया का सबसे लंबा मतलब कि एक तरीके से सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो आप लोग जो है यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझते चलना यहाँ पे। और भी इसके रीजन बहुत सारे हैं कि जैसे हमारा कंट्री जो है तो वो बहुत ही वास्ट है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल्स रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के पीपुल्स रहते हैं, उनकी जो वेशभाषा अलग है, उनके उनके जो भी रिलीजियंस है या लैंग्वेज है, तो ये इन सारे चीज़ों को देखते हुए ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया हुआ है। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया तो वो बल्कि हो चुका है। और इसके अंदर में आपको जो है बहुत सारे पार्ट्स भी आपको मिलेंगे, सेवरल उसके जो और भी उसमें इंसर्ट किए जाते रहते हैं। इसके अलावा जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसके चलते और भी एक्स्ट्रा चीज इन्फॉर्मेशन जो है ऐड कर दी जाती है। अब जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए फंडामेंटल राइट्स का, तो फंडामेंटल राइट्स जैसे क्या है
किस तरीके से जो है वो लागू की जाती है और वो किस तरीके से जो है उसको फिर से इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, या फिर अगर कोई पर्सन का जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है बाई कोर्ट के द्वारा। तो ये सारा चीज़ इलाबोरेट मैनर में डिस्क्राइब किया गया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बल्कि बन चुका है और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो आई होप कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और वहीं पे देखिए जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कि जिसमें जो है कि अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस होती है वो सारा चीज़ ऑलरेडी मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे जो अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है तो उसके बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जैसे कि अमेंडमेंट करने का जो भी प्रोसेस होते हैं तो ये सारा चीज़ लिखा गया हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें कोई भी प्रोविजंस नहीं है कि किस तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आई होप कि अब दो चीज़ आपको पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से सुनते जाना इन सभी पॉइंट को। फिर अगला देखिए, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब यहाँ पे रिजिड और फ्लेक्सिबल का हम मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले हम रिजिड का यहाँ पे बात करते हैं। देखिए रिजिड करने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं हम लोग कि जिनको अमेंडमेंट करना थोड़ा सा जैसे पॉसिबिलिटी का मतलब कि उससे मुश्किल होती है करना। जैसे कि आप बात कर लीजिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया होती है तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स टास्क होती है, उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं पे जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसको जैसे अमेंडमेंट करने के लिए, इसमें जो भी चीज़ अमेंडमेंट यदि हमको करना होता है तो इसके लिए जो है कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको जो है हम लोग एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये दोनों का मिला जुला के बना हुआ है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि यहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए हमें जो है सिंपल मेजोरिटी और साथ साथ में जो है स्पेशल मेजोरिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का जैसे अमेंडमेंट किया जाना होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि यदि हमको कोई एक नया स्टेट क्रिएट करना होता है, जैसे कि मान लीजिए हाल ही में अभी एक स्टेट क्रिएट किया गया था तेलंगाना, तो उसको फॉर्मेशन करने के लिए हमें जो है एक सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि उसके लिए अमेंडमेंट करने के लिए हमने कोई भी 368 जो आर्टिकल में दिया गया है, जो कि अमेंडमेंट करने का प्रक्रिया दिया गया, तो उसको हमने टच नहीं किया हुआ है, क्योंकि 368 में जो मेंशन किया गया है तो उसके उसको जैसे टच करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ जैसे कि फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ में, यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी केस में वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एक अलग से स्टेट क्रिएट करना, जो हमने तेलंगाना क्रिएट किया हुआ था, तो हमने जो है इसे एक सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर लिया था। उसके लिए हमने कोई भी 368 आर्टिकल को टच नहीं किया था। और यदि मान लीजिए कि 368 आर्टिकल के तहत किया जाना होता है कोई भी चीज़ को अमेंडमेंट, तो उसके लिए जो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो चीज़ डिफरेंस होती है रिजिड और फ्लेक्सिबल में। तो सिंपली आपको याद रखना है यहाँ पे कि जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है तो मतलब है कि इसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे जो है अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं पे फ्लेक्सिबल का मतलब है कि सिंपल मेजोरिटी। जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे जैसे अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी मैटर का हो। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। तो आई होप कि अब ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे रिजिड की हमने बात किया था, तो जैसे अमेरिका में जो स्पेशल मेजोरिटी होता है और इंडिया में भी जो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग अलग है। भले ही उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी पड़ती है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वहाँ पे 3/4 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन इंडिया का जो केस में यहाँ पे ओनली रिक्वायरमेंट है 2/3 की। तो डिफरेंट जो कंट्रीज है तो उनके लिए अलग अलग होती है, स्पेशल मेजोरिटी का केस होती है। तो इस तरीके से जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट रिजिड इन टाइप का है, यानी कि उसको अमेंड करना थोड़ा मुश्किल होती है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब रिजिड और फ्लेक्सिबल के बारे में समझ में आ गया होगा।
फिर अगला देखिए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बयास। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको फेडरल जो वर्ड आपका दिया है इसको आपको समझना होगा। फेडरल का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि जैसे दो गवर्नमेंट, यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रहती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि पावर को डिवीजन करते हैं लेकिन विथ यूनिटरी बयास के साथ में। यानी कि ऐसा नहीं है कि फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा टाइम भी कभी आता है समय में कि जैसे मान लीजिए कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज्ड हुआ है, तो उस समय जो है जो भी फेडरल सिस्टम होता है तो उसको जो है मतलब कि वो काम नहीं करता। इस समय जो पूरे कंट्रोल जो रहती है, जो मशीनरी रहती है कंट्रोल करने का, तो वो सारा का सारा जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में आ जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सर्टेन प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है कि जैसे यहाँ पे पावर का भी डिवीजन किया गया है, लेकिन कुछ केसेस में कि जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन है तो उस समय जो है जो स्टेट की पावर होती है उसको डिजॉल्व कर दी जाती है और सारा का सारा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई फेडरेशन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फेडरेशन का मेंशन किया गया तो उसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कब हम बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो फॉलो किया जा रहा है वो फेडरेशन है। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे पहला आपका दिया हुआ है कि मिनिमम टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो होना ही चाहिए। तो टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, बट इंडिया में जो है यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। तो मिनिमम टू टीयर्स रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा यदि और भी है तो वो चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। तो पहला ये आपका पॉइंट हो गया। दूसरा है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी यूनिट्स होता है यहाँ पे उसके बीच में, तो वो जो है उसी को बोलते हैं हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा आपका एक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे कोई भी केस प्रिवेलिंग किया जाएगा तो उसमें अगर डिस्प्यूट होगा तो उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम में होगा, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो प्रोविजंस में आएगा तो वही उसी को ही माना जाएगा, ना कि कोई भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का जैसे कुछ बनाती है तो उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी रहेगा। और चौथा है इसमें आपका है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी कि जो जुडिशियरी है तो वो पूरे जजमेंट से वो इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि इनका जो जजमेंट रहेगा तो ये ना तो किसी पार्टी के बयास्ड रहेगा और ना तो भी किसी गवर्नमेंट के बयास्ड पे रहेगा। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे अपना जजमेंट देने में। तो इस तरह के जो फॉर्मेशन होते हैं आपके, मतलब कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक आपके हैं ये फेडरेशन का दिखाता है ये। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बट देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे कि जैसे यहाँ पे ये फेडरल सिस्टम है लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, यानी कि यूनिटरी बेस के साथ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी या फिर जो नॉन फेडरल फीचर्स होते हैं जिसके चलते हम जानते हैं कि जैसे हमारा क्या है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहाँ पे। तो जैसे कि आपका हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, और इसके अलावा जैसे कि आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे कि हम पूरे इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही हम फॉलो करते हैं, वो चाहे कोई भी स्टेट हो, हम यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग फॉलो करते हैं। और इसके पहले देखिए जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य हुआ करता था, जबकि उसमें धारा 370 लागू हुई थी तो वहाँ पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, लेकिन जब से उसको जैसे धारा 370 को हटा दी गई है तो अब जो है पूरे इंटायर इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो किया जाता है यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स है जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए या फिर जो यूनिटरी या फिर जो नॉन फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ का। इसके अलावा जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि जो भी इंडियंस हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, डुअल सिटीजनशिप फॉलो यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, इमरजेंसी के प्रोविजंस है, तो ये सारे पूरे इंडिया में ये सब लागू होते हैं, ना कि केवल एक ही स्टेट में या फिर कोई दो स्टेट में। तो इस तरीके से आपका जो है ये सारे जो है आपके ये क्या है यूनिटरी या फिर जो नॉन फेडरल फीचर्स होते हैं इस सारे के। और इस तरीके से देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बहुत सारे तरीकों से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये फेडरल तो है लेकिन ये यूनिटरी इन स्पिरिट है, इन सारे कारणों के चलते। जैसे आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, भले पावर का यहाँ पे डिवीजन है लेकिन इन सारे फीचर्स के चलते ये क्या है यूनिटरी इन स्पिरिट होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो फॉलो करते हैं हम लोग, तो वो क्वासी फेडरल इन नेचर है, जो कि ये केसी वेयर के द्वारा भी जो है ये कॉल किया गया था। तो आप लोग जो है इन सारे पॉइंट को याद रखते चलना। फिर देखिए अगला फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो फॉलो करते हैं तो वो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो पहला देखिए कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव।
तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव कहने का यहाँ पे मतलब है कि जैसे नॉमिनल हेड होता है और एक होता है रियल हेड होता है, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव जो रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो जो रियल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं तो वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि सारे एग्जीक्यूटिव काम मतलब जो रियल जो पावर एक्सरसाइज करते हैं तो वो उनके हाथ में होती है। और एक होता है केवल नॉमिनल हेड होते हैं, तो नॉमिनल हेड जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे हो गए, तो ये दोनों चीज प्रेजेंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का टाइप के अंदर में। फिर उसके बाद देखिए अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है वही रूल करता है। जैसे कि जो भी इलेक्शन जब भी होती है और उसके जितने जो भी मतलब कि जो भी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट्स आते जो भी पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट्स होते हैं लोकसभा के अंदर में, तो वही यहाँ पे रूल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मेजोरिटी पार्टी रूल सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर अगला देखिए फीचर्स है इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जितने भी जो भी मतलब मेजोरिटी पार्टी जो रूल करते हैं तो उनका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी लोकसभा में अपना जैसे गवर्नमेंट फॉर्म होता है किसी भी पार्टी का, तो उनका एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि जब तक कॉन्फिडेंस में होती है कोई भी पार्टी का तो वो तब तक ही इंजॉय कर सकता है, अपना गवर्नमेंट बना के रह सकता है। अगर उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है जो भी रिक्वायरमेंट होती है जितनी सीट्स की, तो जो वो गवर्नमेंट वहां से चली जाएगी, मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस कहने का मतलब है यहाँ पे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। देखिए लोकसभा को हर 5 साल में डिजोल्व किया जाता है यहाँ पे। जैसे ही 5 साल होता है तो इसके बाद उसको डिजोल्व कर दिया जाता है और फिर से फ्रेश इलेक्शन होती है, और जो भी फिर पार्टी मेजोरिटी मतलब कि जो आएगी मेजोरिटी में आएगी तो वही फिर से गवर्नमेंट अपना फॉर्म करेगी। तो इस तरीके से जो है लोअर हाउस को हम लोग डिजोल्व करते हैं, और हमारा जो अपर हाउस है जैसे कि राज्यसभा तो वो कभी डिजोल्व नहीं होती है। तो ये सारे जो मेन फीचर्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आई होप कि इतना चीज आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो आप लोग जो है क्वेश्चन यदि आपसे किसी भी टाइप से पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो फेडरल सिस्टम टाइप का है, जिसमें कि यूनिटरी बयास उसके मेजर फीचर्स है उसके। तो यहाँ पे देखिए जो भी यूनिटरी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जिसमें कि आपका पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं इंटायर इंडिया में, यानी कि जितने भी स्टेट्स है तो उनका जो है यहाँ पे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे जैसे जो भी स्टेट्स है तो उनका अलग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये दो आप लोग कंट्री याद रखना, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ के जो भी स्टेट्स है तो उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके पहले देखिए जब धारा 370 हुआ करती थी यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, बट सिंस जो है अब इसे जो है हटा दी गई है। तो अब जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी अब लद्दाख जो भी दोनों हैं तो उनके लिए सभी के लिए जो है इंटायर इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यह फॉलो किया जाएगा। फिर अगला देखिए है कि यूनिफॉर्म और सिंगल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं सिंगल सिटीजनशिप का, जबकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप जो है वहाँ पे फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता जो है मिल सकती है, लेकिन इंडिया में जो है इंटायर इंडिया में केवल सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे जो है तो हम लोग फॉलो करते हैं। फिर अगला देखिए है कि पार्लियामेंट जो है ये कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट का, कोई भी स्टेट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है तो उसको ये चेंज कर सकती है उसके बिना कॉन्सेंट के, यानी कि उनके बिना कोई सहमति के जो है पार्लियामेंट उनके जो भी टेरिटोरियल एक्सटेंट हो गए उनको जो है ये कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी उनका सहमति की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है यूनिटरी बना देती है हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है। फिर अगला देखिए है कि जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा है तो वो अगर उनके पास अगर 2/3 का मेजोरिटी रहता है तो वो जो है पार्लियामेंट को अथोराइज कर सकता है कि जैसे यदि उनको स्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई लॉ मेक करना होगा या लॉ कोई बनाना होगा तो इसमें राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली अथोराइज कर सकती है पार्लियामेंट को। फिर उसके बाद अगला देखिए कि जैसे मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है स्टेट्स में, तो उसमें देखिए स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी पावर होती है तो वो सारा का सारा पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो सारा का सारा पावर जो होती है तो वो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के बजाय वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो वो फिर जैसे कि ये प्रेसिडेंट के थ्रू जो भी ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस दिए होते हैं तो वो सारा कुछ दिए जाते हैं। फिर अगला देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो देखिए ड्यूरिंग इमरजेंसी तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जैसे कि आपका नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया
और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो ये 3 टाइप कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, ये 3 टाइप जो इमरजेंसी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। तो अब देखिए इमरजेंसी के समय में यदि कोई भी कम इमरजेंसी लगा हुआ है तो उस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल हो जाती है और स्टेट का इस समय जो है कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इस समय पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में आती है। तो इस तरीके से जो है ये सारे क्या है आपके फीचर्स है यूनिटरी के, यानी कि हम लोग यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो करते हैं लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि जिस समय पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट जो है पूरी पावर को एक्सरसाइज करती है। और उसके साथ साथ कुछ फीचर्स भी आपके हैं कि जो जिसके लिए जो है ये यूनिटरी बयास बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सेंटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन भी दे सकता है सारे स्टेट्स को। तो ये सारा कुछ जो है आर्टिकल में मेंशन किया गया, जैसे कि आपका सेंटर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सकता है, तो ये आर्टिकल 256 में मेंशन किया गया है। फिर इसके अलावा देखिए जो भी हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो ये जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और वो भी आर्टिकल 217 के तहत जो है। और इसमें जो है स्टेट्स का कोई भी अपना हिस्सा नहीं होता, यानी कि उनका कोई भी रोल नहीं होता है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में। तो अब देख सकते हैं कि ये क्या है, मतलब कि जैसे स्टेट के जो भी स्टेट है उनके हाई कोर्ट के जज बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट का कोई भी हाथ नहीं होता है बनाने में, सिंपली जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया था। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे क्या यूनिटरी फीचर्स हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने साइलेंट फीचर्स जो भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इंपॉर्टेंट थे तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन। तो देखिए जो सिस्टम ऑफ डायरकी जो है तो ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1919 हो जाएगा। तो देखिए डायरकी का मतलब होता है कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो है जैसे कि इंडियंस का भी जैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब डायरकी का देखिए सिंपली मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें जो है पावर जो रहेगा तो वो दो हैंड के ऊपर में रहेगा। एक रहेगा मान लीजिए कोई एक लोकल गवर्निंग बॉडी रहेगा और दूसरा एक सुपीरियर वन रहेगा जैसे कि कोई एक सेंट्रल बॉडी हो गया। तो इसका जैसे डायरकी का मतलब ये इन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसलिए इन्होंने किया हुआ था कि ताकि वो मेन जो पावर है वो अपना खुद से कंट्रोल कर सके, और बस नाम के लिए जो है एक जैसे कि कोई एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी को अपॉइंट कर दे ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे जो है उनका खुद का गवर्नमेंट चल रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है उसके हम लोग कैबिनेट एग्जीक्यूटिव भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होते हैं तो इसको जो है हम लोग कैबिनेट एग्जीक्यूटिव हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है तो वो जो है कैबिनेट के ऊपर में कंपोज रहती है। क्योंकि देखिए जो कैबिनेट फॉर्म किया था तो उसमें जो है मेंबर्स होते हैं और वो जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर में। तो इसलिए देखिए जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसलिए उनको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन यूनिटरी गवर्नमेंट द स्टेट डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम। जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट कोई है तो उसमें जैसे जो स्टेट्स होते हैं तो वो अपना पावर किससे डिराइव करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे अपना फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉलो हम लोग करते हैं, फेडरल टाइप स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारे जो पावर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो अपना गेन करते हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है तो जिसमें कि एक सिंगल गवर्नमेंट ही वहाँ पे पाए जाते हैं, तो जिसमें कि जो है सेंटर जो है तो वो अपना एक रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो भी पावर होते हैं यानी कि जो भी पावर रियल पावर जो एक्सरसाइज होते हैं तो वो जो है सारा का सारा वो नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो अगर मान लीजिए कि यूनिटरी गवर्नमेंट है तो वहाँ का सारा पावर जो है तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। तो डेमोक्रेसी के दो फॉर्म्स जो होते हैं तो वो कौन कौन से है, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए दो फॉर्म्स जो होते हैं इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का और इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है तो इसके अंदर में जो भी सिटीजन्स होते हैं तो उनके पास ही खुद जैसे अधिकार होता है किसी भी टाइप का डिसीजन को लेने के लिए, तो वो जो है स्वतंत्र होते हैं डिसीजन लेने के लिए। और बाकी देखिए जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है
यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इसमें जो है सिटीजन जो है तो ये एक पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, मतलब कि वो उनको इलेक्ट करेंगे और वही जो है डिसीजन लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिटीजन्स का। तो ये देखिए 2 टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं, तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल की हम बात करें तो देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स और वहीं पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम है। तो ये दोनों एग्जांपल आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन इंडिया रेसिडरी पावर्स आर वेस्टेड विथ दी। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रेसिडरी पावर का मतलब समझना होगा। रेसिडरी पावर देखिए ये इस टाइप का पावर होता है कि जिसमें कि जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है, तो उसके पास जैसे कि मैक्सिमम पावर होती है और वो जो है जो भी पावर वो डेलीगेट करता है अदर अथॉरिटीज़ के पास में, तो उसके पास भी वो दे सकता है यहाँ पे। यानी कि जो मेन पावर रहेगा वो एक जैसे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रहेगी उसके पास रहेगा और इसके साथ में वो अपना सर्टेन पावर को डेलीगेट कर देता है। तो रेसिडरी पावर का जैसे कि बाकी और जो पावर जो होते हैं इसके, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो रेसिडरी पावर का जैसे कि इसका हिंदी में मतलब होता है कि अविशिष्ट शक्ति। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जैसे कि सिचुएशंस आता है, प्रोविजंस आता है कि जिसमें कि मान लीजिए कोई भी उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, या फिर जैसे कि मान लीजिए ना तो स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है कि कौन इसके ऊपर में मैटर पे सब्जेक्ट में बना सकता है, तो उस समय इन सारे चीज़ों को देख रेख करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट का हाथ में पावर रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिडरी पावर बोलेंगे। तो यानी कि मान लीजिए जो भी रेसिडरी सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि मैटर ऐसे मैटर कि जो ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आपका 3 लिस्ट है, वहाँ पे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन और स्टेट लिस्ट हो गया, और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो गया। तो यदि मान लीजिए कि इन तीनों चीज़ों में अगर नहीं दिया हुआ है कोई भी चीज़ जो है मैटर उसमें, तो उन सभी चीज़ों के लिए अगर कानून बनाने का काम जो होगा तो वो पार्लियामेंट के हाथ में होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेसिडरी पावर किसके ऊपर में वेस्टेड रहेगा, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर में है, तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम लोग आगे भी पॉलिटी का क्लास हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट